Greetings to everyone. Continuing the series of July 2020 current affairs, the first topic we will be discussing is Global Nutrition Report 2020. This report is released by वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसे रिलीज़ किया था और इंडिया क्या है उन 88 कंट्रीज़ में से है जो कि अपना टारगेट मिस करने की कगार पर हैं और टारगेट का डेडलाइन क्या है 2025 टारगेट की डेडलाइन है। 2012 में यानी कि 2012 में क्या डिसाइड किया गया था कि 6 इंडिकेटर्स पे हमें काम करना है और उसकी डेडलाइन 2025 बताई गई थी। क्या है वो 6 इंडिकेटर्स? स्टंटिंग, अनीमिया, लो बर्थ वेट, ओके, ओवरवेट एंड ब्रेस्ट फीडिंग प्लस वेस्टिंग। ओके, तो ये 6 इंडिकेटर्स हैं जिन पे हमें काम करना है और इसमें से किस में इंडिया पीछे जा चुका है। 4 इंडिकेटर्स में, स्टंटिंग में, अनीमिया में, ओवरवेट में और ब्रेस्ट फीडिंग में। हमारा टारगेट क्या रखा गया था कि हमें 40% तक स्टंटिंग को रिड्यूस करना है अंडर 5 के बच्चों में, एनीमिया को 50% तक रिड्यूस करना है 19 से 49 ईयर्स के एज ग्रुप में और इंश्योर करना है कि 30% हमको रिडक्शन देखने को मिले लो बर्थ वेट में और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रखना है हमको। और कहाँ तक इसको बढ़ाना है? 50% तक एटलीस्ट बढ़ाना है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। और क्या करना है हमको? मेंटेन करना है उस लेवल को जो रिड्यूस हो रहा है चाइल्डहुड वेस्टिंग के अंदर। ओके, स्टंटिंग और वेस्टिंग, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। अब माल न्यूट्रिशन होता क्या है? माल न्यूट्रिशन जान लीजिए कि वो डेफिशिएंसीज या तो एक्सेस, या तो कमी और या तो ज़्यादा। ना ही हमें कमी रखनी है और ना ही हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना है। अगर कमी भी होती है न्यूट्रिशन की तो वो भी आपका माल न्यूट्रिशन में आता है और अगर एक्सेस भी होता है दैट इज़ ऑल्सो इन माल न्यूट्रिशन। तो दोनों कंडीशन आ जाती है आपकी, अंडर न्यूट्रिशन आ जाता है, ओवरवेट एंड ओबेसिटी भी इसी के अंदर आ जाता है। लेट मी टेल यू इट्स की पॉइंट्स। इंडिया टॉप 3 वर्स्ट कंट्रीज़ में से है, नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ। इंडिया के अलावा टॉप 3 वर्स्ट कंट्री कौन कौन सी है? नाइजीरिया और इंडोनेशिया। और स्टंटिंग लेवल सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखा गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्टंटिंग लेवल कितना है? 40% है स्टंटिंग लेवल। और स्टंटिंग प्रेवलेंस कितना देखने को मिल रहा है? 10.1% हायर है अर्बन एरियाज से ज़्यादा, रूरल एरियाज़ में 10% ज़्यादा है। तो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अभियान चलाए थे, बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आई थी गवर्नमेंट, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें कि 6,000 रुपये डायरेक्टली प्रेग्नेंट वुमेन को दिए जाते हैं ताकि उनकी बेटर फैसिलिटीज़ को वो एक्सेस कर सकें डिलीवरी के टाइम में। पोषण अभियान चलाया गया था ताकि स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और अनीमिया और लो बर्थ वेट बेबीज़ का इस सबको टैकल किया जा सके। 2022 तक हमने अपनी खुद की डेडलाइन, जो इंडिया की डेडलाइन है, उसे 2022 तक रखा है सो दैट जो हमारी ग्लोबल डेडलाइन है 2025 की, उससे हम अचीव कर सकें। पोषण एटलस इसलिए बनाई गई थी ताकि जो है हम लोग मैप कर सके कि कहाँ पर किस जगह पे कितने क्रॉप्स हैं, कितने फूड ग्रेन्स अलग अलग जगह पैदा हो रहे हैं, ताकि जो है हम लोग जो न्यूट्रिशियस प्रोटीन रिच फूड है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अनीमिया मुक्त भारत चलाया गया था। 6 टारगेट बेनिफिशियरीज को ग्रुप, जिसका ये था 6x6x6। ये किसका है? अनीमिया मुक्त भारत का है, जिसमें 6 टारगेट बेनिफिशियरीज को ग्रुप्स, 6 इंटरवेंशंस एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इसका 6x6x6 का मतलब है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो लाया गया था, इसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिड डे मील स्कीम, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्कीम, जिससे कि हम लोग अनीमिया को हटा सकें एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ में, और स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि क्लीनलीनेस और न्यूट्रिशन में हमको डायरेक्ट लिंक देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे 20 मई 2020 को भी लॉन्च किया गया है ताकि हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन, आपने सुना होगा ब्लू रेवोल्यूशन का नाम, ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड है फिशरीज से, फिशिकल्चर से। ओके,
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर ये थर्ड टाइम अनाउंसमेंट हुई है कि 20.97 करोड़ रुपीज़ इस पे 20.97 लाख करोड़ रुपीज़ इसमें सैंक्शन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द बजट 1920। इसकी ज़रूरत क्या थी? क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है ग्लोबल फ्रेश प्रोडक्शन में 6.3% है, जबकि हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारा कंट्रीब्यूशन कम है। तो इसी के लिए हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई है। ठीक है, तो इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है? हार्नेस करना फिशिंग पोटेंशियल को, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना, मॉडर्नाइज करना माई वैल्यू चेन को, और डबलिंग फिशरीज, फिश फार्मर्स इनकम को डबल करना। ठीक है, वैल्यू एडेड सर्विसेज को बढ़ाना एक्सपोर्ट्स के लिए, और रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो 5 ईयर्स तक इसे लाया गया है। कब तक? 2021 से लेके 2024-25 तक के लिए सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। तो ये इसमें हम लोग क्लस्टर एरिया बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे, यानी क्लस्टर वाइज जो आजकल ज़्यादातर स्कीम्स आ रही हैं उसमें हम लोग क्लस्टर बेस्ड ही फॉलो करें, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। तो कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं? रीसर्क्यूलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, ठीक है, एक्वापोनिक्स एंड केज कल्टिवेशन। ठीक है, तो अब ये जो है, जो अब बायोफ्लॉक जो आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग हो, यही है बायोफ्लॉक का मतलब। और एक्वाफोनिक्स का मतलब है कि हम लोग सिम्बायोटिक एनवायरनमेंट स्टैब्लिश कर सके बिटवीन प्लांट्स एंड फिशरीज। तो इससे बोला जा रहा है कि फ़िश प्रोडक्शन हमारा एडिशनल क्या हो जाएगा, 70 लाख टन्स हो जाएगा विद इन 5 ईयर्स, ऐसा बोला गया है। सो नेक्स्ट स्कीम इज़ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अब हम लोग जो पहले क्या काम करते थे कि पहले हम लोग नर्सरी में छोटे छोटे प्लांटेशंस करते थे राइस की, और फिर उसको वहाँ से निकाल के बो देते थे हमारी राइस फील्ड्स में। तो अब क्या करना है हमको? अब हमको डायरेक्ट बोना है सीड्स को। ठीक है, तो इससे हमको सबसे पहले हम राइस के बारे में जान लेते हैं कि राइस एक टाइप की ग्रास है जिसका नाम है जीनस ओराइजा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये फैमिली ऑफ प्लांट्स, कौन से फैमिली ऑफ प्लांट्स से बिलोंग करता है? जहाँ पे वीट और कॉर्न बिलोंग करते हैं। ये एक खारिफ क्रॉप है जिसके लिए आपका अगर टेम्परेचर पूछा जाए तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, और राइस ब्लास्ट एक डिज़ीज़ होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, राइस ब्लास्ट डिज़ीज़, जो कि एक फंगस से होता है जिसका नाम है मैग्ना पोर्थे ग्रीसिया। ओके, इससे राइस कल्टिवेशन बहुत इफेक्ट करती है। और भी अलग अलग डिजीज़ हैं जैसे कि शीथ ब्लाइट, ये कैसे होती है? रिजोक्टोनिया सोलानी से। राइस रैग्ड स्टंट, ये बीपीएच से होती है। और टुंगरो एक डिजीज़ होती है, ये नेप्रोटेटिक्स एसपीपी से होती है। ओके, एक और राइस क्रॉप को कौन डैमेज पहुंचाता है? रिसेंटली न्यूज़ में 3-4 साल से ये रह रहा है, फॉल आर्मी वॉर्म। ठीक है, एक तरह का कीड़ा है जिसकी वजह से राइस को दिक्कत पहुंचती है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा लीड पे कौन है? वेस्ट बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, देन पंजाब एंड देन ओडिशा। अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम लोग बात करें तो सबसे पहले चाइना है, देन इंडिया, देन इंडोनेशिया, देन बांग्लादेश एंड देन वियतनाम। सो नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है कि जब हम लोग डायरेक्ट बात करें बायर्स और सेलर्स के बीच में, आप देख रहे हैं कि दे आर हैंड शेकिंग, तो मतलब एक बायर्स है और एक सेलर है, ये प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट करेंगे। बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स में एग्रीमेंट होगा कि आपका जैसा भी हार्वेस्ट होगा हम उसको ख़रीदेंगे और इतने दाम पे ख़रीदेंगे। तो यही हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। रिसेंटली न्यूज़ में ये इसलिए रहा क्योंकि ओडिशा की गवर्नमेंट ने बोल दिया है, एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें उन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये एंटर कर सकते हैं हमारे जो आपके फार्मर्स हैं। फार्मर्स में कौन आ सकता है? आपका एफपीओ आ सकते हैं। एफपीओ यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। और जो बायर्स हैं आपके, तो बायर्स तो कोई भी हो सकता है जो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो तमिलनाडु क्या था? फर्स्ट स्टेट था जिसने ये लॉ इनैक्ट किया था अक्टूबर 2019 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अपने स्टेट में। सो नेक्स्ट इज क्वायट जियो टेक्सटाइल। ठीक है, क्वायट जियो टेक्सटाइल, ये जो आप देख रहे हैं ये क्वायट जियो, ये बना किसका हुआ है? ये एक्चुअली 100% नेचुरल फाइबर है जो कि कोकोनट
नट हस्क से निकाला गया है, उसी से एक्सट्रैक्ट होता है ये। और इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। ये एक परमिएबल फैब्रिक है, ठीक है। ये सॉइल के साथ जाके एसोसिएट हो जाता है और ये 100% क्या है, 100% बायोडिग्रेडेबल है। फिर इसकी क्या है, एबिलिटी टू सेपरेट, फिल्टर, रेनफोर्स, प्रोटेक्ट, ड्रेन, ये सब इसकी एबिलिटी, इसकी खासियत है। इसी वजह से अब क्या बोला गया है कि इसे रूरल रोड्स में यूज़ किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका जो पार्ट 3 अभी चल रहा है, उसमें इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मार्च 2020 में ये अनाउंस किया गया था कि अंडर नेशनल टेक्सटाइल मिशन में कि यूज़ ऑफ जियो टेक्सटाइल्स किया जाएगा, कहाँ पर, हाईवेज़ में, रेलवेज़ में एंड पोर्ट्स में। नाउ नेक्स्ट इज़ वन नेशन एंड वन राशन कार्ड स्कीम। इसमें क्या हो रहा है, ये सबसे पहले तो कब लॉन्च हुई, ये 1 मई 2020 को लॉन्च हुई है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और दादरा एंड नगर हवेली में, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आते हैं। इसके पहले जनवरी 2020 में ये पहले ही 12 स्टेट्स में लॉन्च की जा चुकी है। कौन कौन से स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड त्रिपुरा। और बाकी कंट्री के स्टेट्स को कब एसोसिएट करने की बात की जा रही है, जून 2020 में इनको एसोसिएट किया जाएगा। ओके, ये पॉलिसी खासकर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लाई गई है जो अभी कोरोना वायरस के वजह से किसी दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं और अपने स्टेट जा नहीं सकते, तो उनका दूसरे स्टेट का राशन कार्ड बना है, तो अपने स्टेट में वो राशन कार्ड उसे यूज़ नहीं कर सकते और ग्रेन्स को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि वो लोग जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में जाकर ग्रेन्स ले सकते हैं, उनके लिए ये बनाया गया। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि अगर फैमिली है, ठीक है, मान लीजिए फैमिली है और फैमिली का कोई एक बंदा जिसके पास राशन कार्ड था और वो चला गया है, कहीं और माइग्रेट कर गया है, और ऐसे ही कोरोना वायरस का लॉकडाउन लग गया, तो उसको तो वहाँ पर फूड ग्रेन्स मिल जाएंगी, लेकिन जो बाकी फैमिली है जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, सिंगल आदमी के पास राशन कार्ड था और बाकी फैमिली के पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनको फ्री में फ्रूट ग्रेन्स किस तरह से प्राप्त होंगे। ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक हमको देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट इज़ कि हम लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट टू फूड एक्ट, ठीक है, राइट टू फूड एक्ट। और ये क्या प्रोवाइड करता है, सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है अबाउट 2/3 ऑफ इंडिया को, यानी कि 1.2 बिलियन पीपल को ये सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स देता है, ठीक है। इसको कब साइन किया गया था, 12 सितंबर 2013 में, और ये कब रेट्रोएक्टिव हुआ है, 5 जुलाई 2013 को। और इसमें ही 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। कौन कौन सी है, मिड डे मील स्कीम इसमें इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ WCD में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ से आपको राशन का सामान मिलता है। ओके, और इसी के अंतर्गत आपका मटर्निटी एंटाइटलमेंट्स जो आते हैं, यानी कि जो माता को, जो प्रेग्नेंट वेमेन को और जो नई जो बर्थ देती हैं उन वेमेन को जो एंटाइटलमेंट्स और जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ये भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आता है। इसके अंतर्गत ₹3 पर kg राइस मिलेगा, ₹2 पर kg वीट मिलेगा, और कोर्स ग्रेन कितने में मिलेंगी, ₹1 पर मंथ में मिलेंगे, और मैक्सिमम आपको 5 kg पर मंथ दिया जा सकता है। So this was all about some of the policies of July month. If you like this video, then give me a thumbs up. In successive videos, I'll be bringing some more topics regarding July current affairs. So stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.